तो नमस्कार दोस्तों, परमाज केसन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आज की क्लास करने के लिए एकदम तैयार होंगे, क्योंकि आज की क्लास जो है आपकी संस्कृत के प्रीवियस मॉडल पेपर पे होने वाली हैं, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उससे संबंधित है। और साथ में बता दें, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी संस्कृत के जितने भी प्रश्न हैं उनके अर्थ को हमने हिंदी में यहाँ पे नीचे लिख दिया है, ताकि आप प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ के उत्तर देने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। या फिर आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को हर एक प्रकार के पीडीएफ मिल सकते हैं। अगर आप लोग पर्सनली लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे टेलीग्राम का हो चाहे व्हाट्सएप का हो। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी को आपके जितने भी प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं 18 प्रश्न, उसमें से 15 प्रश्न आज सही करने हैं, क्योंकि अर्थ इस यहाँ पे हिंदी में दे दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि बाल का नाम संस्कृत शिक्षणम कथम भविष्यति। कह रहा है कि बच्चों के संस्कृत शिक्षण का किस प्रकार होना चाहिए। कह रहा है कि बच्चों का जो शिक्षण है संस्कृत का किस प्रकार से होना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि व्याकरण प्रधानम, कह रहा है कि सिर्फ व्याकरण के आधार पर होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि रटन प्रधानम, कह रहा है कि सिर्फ रटने पर आधारित होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि बाल केंद्रितम प्रयोगात्मक च, कह रहा है कि बच्चों पर केंद्रित और प्रयोगात्मक होनी चाहिए। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि अनुवाद प्रधानम, कह रहा है कि सिर्फ अनुवाद पर होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ है के लिए ही ये शब्द आए तो समझ लीजिए नेगेटिव पॉइंट, इससे काट दीजिएगा। यहाँ पे रटने की बात किया है, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसे भी काट दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है बच्चों को केंद्र में रखा गया है, जो कि आपका सही होगा। और साथ में प्रयोग करके बालक सीख रहा है, तो प्रायोगिक कार्य के द्वारा बालकों को सीखना और बालकों को केवल केंद्र में रखना, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जो कि राइट आंसर आपका तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है अनुवाद प्रधानम, कह रहा है कि अनुवाद प्रधानम का मतलब होता है सिर्फ अनुवाद पर आधारित होनी चाहिए, जो कि आपका गलत है। तो जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बाल केंद्रित प्रयोगात्मक च, तो एकदम सही होगा। अगर हम बात करें अगर नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही उत्तम प्रश्न है। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। सभी लोग ईमानदारी से अगर संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर तो करना ना भूलिएगा। तो दूसरा हमारा देखिए प्रश्न करा है कि संस्कृत शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्य कह अस्ति। कह रहा है संस्कृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले यह कह रहा है कि संस्कृत का जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए। तो पहला हमारा कह रहा है कि व्याकरण ज्ञानम, कह रहा है कि केवल व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। केवल शब्द दे दिया है तो नेगेटिव है, तुरंत काटिएगा। दूसरा कह रहा है वाक कौशल विकास है, कह रहा है कि बोलने की क्षमता का विकास होना चाहिए, तबकि यहाँ पे संस्कृत शिक्षण की बात मुख्य उद्देश्य की बात किया है, जो कि आपका गलत होगा। तीसरा कह रहा है कि साहित्य ध्यानम, साहित्य का अध्ययन होना चाहिए, जो कि आपका गलत है। चौथा हमारा कह रहा है भाषा प्रयोग कौशल विकास है, कह रहा है भाषा का प्रयोग होना चाहिए और कौशल का विकास होना चाहिए, जो कि आपका राइट आंसर होगा चौथा जितने भी लोगों का आया एकदम सही होगा। अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है संस्कृत शिक्षणम कस्मिन पद्यात्मः फलपद्यम भवति। कह रहा है संस्कृत शिक्षणम कस्मिन पद्यताम फलपदम भवते। कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण किस पद्धति से यहाँ पे प्रभावित होती है। तो पहला हमारा कह रहा है व्याकरण पद्धति है, दूसरा कह रहा है कि अनुवाद पद्धति है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष पद्धति है, और चौथा कह रहा है कि व्याख्या पद्धति है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ग्रामर पे बल दिया है, ट्रांसलेशन पे दिया है, डायरेक्ट मेथड पे दिया है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा आपका, ट्रांसलेट भी नहीं होगा, ग्रामर भी नहीं होगा। यहाँ पे जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड, क्योंकि प्रत्यक्ष यानी दिखा कर यहाँ पे बात कर रहा है। संस्कृत शिक्षण का जो यहाँ पे पद्धति है कौन सा प्रभावी, तो देख कर बालक बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर तीसरे का जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बेहतर और समझ में भी आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे चौथा प्रश्न ये कह रहा है बालका नाम संस्कृता अध्यापनाय प्रथम किम कारणिम। कह रहा है कि बच्चों को संस्कृत पढ़ाने में सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला कह रहा है कि कठिन श्लोक स्मरण कराना, कह रहा है कि कठिन श्लोकों का स्मरण यानी याद करने की बात कर रहा है, जो कि आपका नेगेटिव पॉइंट है, काटते चलिएगा। दूसरा कह रहा है वर्णमाला
परिचय करा कि वर्णमाला का परिचय देना चाहिए। देखिए वर्णमाला का परिचय देना बहुत जरूरी है, तभी इस बालक समझ सकता है कि हमें किस प्रकार से कौन सी मात्रा और कौन से अक्षर को लेकर यहाँ पे चलना है साथ में। और यहाँ पे तीसरा करा कि जटिल व्याकरण नियमान करा कि जटिल व्याकरण का नियम याद कराने की बात करा, जो कि गलत है। प्रश्नोत्तर अभ्यास है, जब बालक को प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा तो उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा तो प्रश्न अभ्यास क्या कराएंगे, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आया है एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा दूसरा। अगर हम बात करें यहाँ पे 5वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो देखते हैं कितने लोगों को ये प्रश्न का उत्तर समझ में आता है। कह रहा है संस्कृत पठनम पठयत्यः शिक्षकस्य कर्तव्यम किम। कह रहा है संस्कृत पढ़ाते समय शिक्षक का कर्तव्य क्या है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका प्रश्न ऑप्शन पढ़ लेते हैं। करा कि केवलम उच्चारणम, करा सिर्फ उच्चारण करना। दूसरा करा है अर्थ स्पष्टीकरणम, अर्थ स्पष्ट करना। और यहाँ पे तीसरा करा है व्याकरण नियम स्मरणम, करा है व्याकरण नियम याद करना। और चौथा करा कि अनुवाद मात्रम, करा कि केवल अनुवाद याद। देखिए केवल शब्द है, इसे हम काट दे रहे हैं, बचा आपका पहला, दूसरा, तीसरा। इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कितने लोगों ने ध्यान से इसे देखा है और कितने लोगों ने ध्यान से पढ़ा है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे जरूर। 5वें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे 6ठे प्रश्न की, जो कि बहुत ही उत्तम प्रश्न है, ये करा है कि सुपठितः संस्कृतः बालकः कह भवति। करा कि संस्कृत अच्छी तरह पढ़ने वाला बालक कैसा बनता है। पहला करा कि केवलम पंडितम, करा कि केवल पंडित सिर्फ बनता है। दूसरा हमारा करा संस्कृत वक्तव्य कुशलम, कुशलः, करा कि संस्कृत बोलने में कुशल होता है। और चौथा तीसरा करा व्याकरण विशेषज्ञ, करा कि व्याकरण में विशेषज्ञ होगा। और चौथा करा कि अनुवादकः सिर्फ अनुवाद करेगा। देखिए सिर्फ जहाँ जहाँ लगा है उसे तो तुरंत काटिए, आप लोग याद रखिएगा। जहाँ जहाँ संस्कृत लगा है तहाँ तहाँ उसे सिर्फ लगा है उसे तुरंत काटिएगा। सिर्फ ही केवल के लिए ये शब्द आए आपका नेगेटिव है। व्याकरण विशेषज्ञ नहीं होगा। जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा, संस्कृत वक्तव्य कुशलम, यानी संस्कृत बोलने में कुशल होना चाहिए। तो 6ठे का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर जहाँ पे दूसरा है एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न तो और भी बेहतर है, देखते हैं कितने लोगों का ये ऑप्शन सही होता है। ये करा है शिक्षणस्य त्रय मुख्याः अलंघनाः के, करा कि शिक्षण के 3 मुख्य अंग क्या है। तो पहला ये प्रश्न आपका आया है, ये इतना याद रखिएगा। पहला करा कि शिक्षकः छात्रः पाठ्य पुस्तकम, करा शिक्षक छात्र पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है हमारा कि शिक्षकः छात्रः विषयम, शिक्षक छात्र और विषय होना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है भाषा साहित्यम व्याकरणम, करा कि भाषा साहित्य और व्याकरण होना चाहिए। और चौथा करा कि व्याकरणम मूल्यांकनम गृह कार्य, करा कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन और गृह कार्य ये होनी चाहिए आपके 7वें के। जबकि यहाँ पे देखिए 3 मुख्य अंग पूछा है किसका, शिक्षण का, शिक्षणस्य का पूछा है। 3 मुख्य जो अंग होता है इसका, ये आता है शिक्षक होता है, छात्र होता है, विषय होता है। शिक्षक सही है, छात्र सही है, लेकिन पाठ्य पुस्तक नहीं। पाठ्य पुस्तक जो होगा आपका विषय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। पहले जितने लोगों ने लगाया है एकदम गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा होगा, क्योंकि विषय के अंतर्गत ही पाठ्य पुस्तक आ जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 8वें प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न करा है संस्कृत शिक्षणम कस्य विषयस्य अंतर्गतम अस्ति। करा कि संस्कृत शिक्षण किस विषय के अंतर्गत आता है। तो पहला हमारा करा कि सामाजिक विज्ञानम, करा कि समाज विज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरा करा कि गणितम, करा कि गणित के अंतर्गत आता है। तीसरा करा है भाषा विषय है, करा कि भाषा विषय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे चौथा करा कि सामान्य ज्ञानम, करा कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो कितने लोगों का इसका आंसर आया है यहाँ पे दूसरा या फिर तीसरा। तो गणित तो होगा नहीं, सामान्य विज्ञान होगा नहीं, भाषा विषय के अंतर्गत आएगा। जितने भी लोगों का आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा, क्योंकि भाषा विषय के अंतर्गत सभी आ जाएंगे विषय। ठीक है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी विषय है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। गणित की भी एक भाषा है, हिंदी की एक भाषा है, अंग्रेजी की एक भाषा है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो भाषा विषय है इसके अंतर्गत सभी आएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरा दीजिएगा तो, और देखते हैं कितने लोगों ने बेहतर तरीके से इस प्रश्न को
किया है। तो यहाँ पे देखिए नवा प्रश्न करा कि संस्कृत भाषायाः प्राचीनम नाम किम, करा कि संस्कृत का प्राचीन नाम क्या है। तो पहला करा है हमारा यहाँ पे आर्य भाषा, देववाणी, वैदिक भाषा, पाणिनीय भाषा। तो राइट आंसर क्या होगा, आर्य भाषा होगा, देववाणी भाषा होगा, वैदिक भाषा होगी या फिर पाणिनी की भाषा होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के या फिर चौथे का। सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और 9वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, देववाणी है। ठीक है, देववाणी है संस्कृत आपकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ये करा है कि संस्कृत शिक्षणम, करा संस्कृत शिक्षणम कुत्र उपयोगी भवति, करा है कि संस्कृत शिक्षा का उपयोग कहाँ है या फिर संस्कृत शिक्षा कहाँ उपयोगी है। तो पहला करा है विद्यालय एवं, करा के केवल विद्यालय में, करा कि गुरुकुले एवं, करा कि केवल गुरुकुल में, और यहाँ पे तीसरा करा है कि यहाँ पे करा है दैन दिन जीवने, करा कि दैनिक जीवन में, और यहाँ पे चौथा करा है हमारा परीक्षायामेव, करा कि केवल परीक्षा में। तो केवल शब्द जहाँ पे है उसे तुरंत काटिए क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है, और बचा दैनिक जीवन वाला आपका राइट आंसर होगा तीसरा। सूत्र का प्रयोग करिएगा या फिर ट्रिक का प्रयोग करिएगा, आप लोग का उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुपों में। यहाँ पे देखिए 11 का कह रहा है हमारा, यहाँ पे 11 का कह रहा है हमारा यहाँ पे कि बाल का नाम संस्कृत शिक्षणे रुचि कथम वर्धते, कह रहा है कि संस्कृत पढ़ाई में बच्चों की रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है। कह रहा है बाल का नाम यानी बालकों के संस्कृत शिक्षण में, संस्कृत के शिक्षण में रुचि मतलब उसकी रुचि कथम मतलब कैसे, वर्धने मतलब बढ़ाई जाती है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि कठिन श्लोक स्मरणम, कह रहा है कठिन श्लोकों का स्मरण करना, जो कि याद करना आपका नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिएगा। कह रहा है दूसरा क्रीड़ा गीत कथनम कथा भाव विवह, कह रहा है खेल गीत और कहानी के माध्यम से होनी चाहिए। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है गृह कार्य एवं, कह रहा है कि सिर्फ देखिए फिर लगाया है गृह कार्य के लिए गलत है, परिक्षाम मात्र यानी कह रहा है परीक्षा के लिए केवल गलत है। तो इसका राइट आंसर जितने भी लोगों का आ रहा है दूसरा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि दूसरे में ही आ रहा है। देखिए याद करना नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन खेल और गीत और कहानी के माध्यम से सिखाएंगे तो बालक बेहतर तरीके से सीख जाएगा। जितने भी लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का कह रहा है कि भाषा शिक्षण से आधार कह रहा कि भाषा शिक्षण का आधार क्या है। पहला कह रहा कि व्याकरण मात्रम, कह रहा कि सिर्फ देखिए मात्र दे दिया, सिर्फ व्याकरण के लिए गलत है। कह रहा श्रवणम वाचनम लेखनम भाषणम, कह रहा कि सुनना पढ़ना बोलना और यहाँ पे लिखना। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका दूसरे के साथ ही जाएगा, लेकिन इसका जो एक ट्रिक बता दे रहे हैं भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। शुभोपली, ये है शुभोपली, SPL, ठीक है। यस से सुनना, बी से बोलना, पी से पढ़ना और यल से लिखना, ठीक है। इतना याद रखिएगा ट्रिक, ये आपको काम देगा। अनुवाद का मात्रम यानी करा कि सिर्फ अनुवाद के लिए, पठन मात्रम सिर्फ पढ़ने के लिए, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जितने लोगों का आया है एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है, क्योंकि इसमें देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके आए थे। ये करा संस्कृत शिक्षण से समय की शिक्षक है किम अपेक्षाकृत, करा कि संस्कृत पढ़ाते समय शिक्षक से क्या अपेक्षा है। तो पहला हमारा करा कि कठिन श्लोक पठनम, करा कठिन श्लोक पढ़ाना नहीं, संस्कृतेन संवादः, संस्कृत में संवाद करें। तीसरा करा कि परीक्षा तैयारी मात्रम, करा कि सिर्फ परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं, रटंत मात्रम सिर्फ रटाना, ये आपका गलत है। देखिए आपका यहाँ पे है संस्कृत में अनुवाद कराना। अगर अनुवाद समझ में आ गया तो आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सॉल्व होता है दूसरे के साथ। अगर हम बात करें यहाँ पे 15वें प्रश्न की, 14वां हमारा छूट गया है, इसके लिए सॉरी आप लोगों से, क्योंकि 14वां प्रश्न जो था बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए उसे छोड़ दिए हैं। 14 का प्रश्न हमारा देखिए कह रहा संस्कृत शिक्षणायाः उत्तम माध्यः किम, करा कि संस्कृत शिक्षण उत्तयः माध्यः कह, करा कि संस्कृत शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। पहला करा कि मौखिक प्रयोग, करा कि मौखिक प्रयोग। दूसरा करा गीत नाटकम, करा कि गीत और नाटक है। तीसरा करा संवादः, संवाद है। चौथा करा सर्वसम्मितम, सभी सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का किसके साथ जाएगा, तो 15 का जाएगा सर्वसम्मिलित के साथ जाएगा, सभी सम्मिलित है, इसलिए राइट आंसर आपका चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे।
14 का प्रश्न नहीं था, 15 आ गया है डायरेक्ट, एक प्रश्न छूट गया है, उसके लिए सॉरी आप लोगों से। संस्कृत भाषायाः भारतस्य कस्य प्रतीकः अस्ति? संस्कृत भाषा भारत के किस विशेष का प्रतीक है? पहला करा धार्मिकता यानी धार्मिकता के लिए ऐसा एक्यवम एक्यवम सांस्कृतम धरोहरस्य करा एकता और संस्कृत का धरोहर है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि साहित्यम केवलम करा कि केवल साहित्य के लिए है। और चौथा करा कि अनुष्ठान मात्रम करा कि सिर्फ अनुष्ठान के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा के साथ जाएगा, यानी राइट आंसर आपका होगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। करा कि बालकः संस्कृतम शीघ्रम कथम अधीते? करा कि बालक संस्कृत जल्दी सीखता है, कैसे सीखता है? पहला करा कि जटिल व्याकरण करना गलत है। दूसरा करा है अनुवाद मात्रम, केवल अनुवाद मात्र के लिए करा है। और तीसरा करा सरल भाषा या उदाहरण क्रीड़ा भीच करा सरल भाषा उदाहरण और यहाँ पे खेल के माध्यम से, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो करा चौथे ऑप्शन की बात करें, ये करा है रटन मात्रम, करा के सिर्फ रटने की, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा, जितने भी लोगों का आया है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर क्लास आप लेने शुरू से लास्ट तक देखी है तो बताइएगा कि 18 में से आप लोगों ने 15 का टारगेट पूरा किया या फिर नहीं। कितने लोगों ने 15 तक का प्रश्न यहाँ पे पूरा किया है, टारगेट बताइएगा, और उनके लिए एक स्पेशल थम्स होगा अगली क्लास में। तो यहाँ पे देखिए 18 का कह रहा है कि संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनम कस्य आधारः भवते? करा संस्कृत शिक्षा का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? पहला करा कि केवलम लिखित परीक्षा, सिर्फ लिखित परीक्षा के लिए। दूसरा करा श्रवण पठनम लेखनम, करा कि सुनकर पढ़कर लेख कर भाषा कौशल यानी श्रवण करके पठन करके लेखन करके भाषण के कौशल के द्वारा। और तीसरा करा केवलम अनुवाद करा सिर्फ अनुवाद के द्वारा। और चौथा करा कि केवलम श्लोक स्मरण के द्वारा, सिर्फ श्लोक स्मरण के लिए होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसका होगा? इसका राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, इसमें से कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। क्लास बेहतर लगी हो आज की तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि होगी आपकी गणित की ऐसी क्लास होगी, कूट वाली प्रश्न होंगे जो कि कथन कथनांक पे होंगे, जो कि आपके दिमाग हिला देंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोगों का दिन शुभ हो और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करें, यही आशा करते हैं। और एग्जाम में कम से कम यहाँ पे 90+ स्कोर कर जाएं, तो यही आशा होगी कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की यहाँ पे आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। और अगली क्लास के लिए आप लोग को जरा से वेट करिएगा, क्योंकि उसका प्रश्न थोड़ा सा कठिन होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, टैग वर्ड के मैराथन क्लास यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत टैग वर्ड और कीवर्ड के आधार पे सभी प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसे हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सभी लोगों को पता है कि टैग वर्ड का प्रयोग करके किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व किया जाता है। अगर ये तरीका आप लोगों को पता चल गया तो आप लोग यहाँ पे 13 से 14 नंबर ला सकते हैं यहाँ पे सीटेड में। तो हिंदी की आज की होने वाली है पेडागोजी, जिसमें यहाँ पे प्रश्न रखे गए हैं 20। आप लोगों का टारगेट जो है 15 प्रश्न से लेकर 16 प्रश्न तक, क्योंकि प्रश्न की संख्या जो है बहुत ही हार्ड रखी गई है और टैग वर्ड के आधार पे ही प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, या फिर आप क्लास के बाद आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं या फिर नोट्स ले सकते हैं फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड के 20 यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड, जिसका प्रयोग करके आप लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न सॉल्व करते हुए क्या देखना है, भाषा की समझ का विकास करना। बालक का भाषा विकास जितने अच्छे से होगा, बालक उतने अच्छे से अपने वातावरण में अपने आप को ढाल सकता है। दूसरा आपको खोजना है ऑप्शन में रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहन देना। बालक जितने अच्छे से, जितनी क्रिएटिविटी से बालक सीखेगा लिखेगा, उतने अच्छे से वो बातों को समझ सकेगा। तीसरा आपको खोजना है भावों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर एक बालक जो होता है उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, जो उसकी बातें होती हैं, वो अपने परिवेश से लेके आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उनके भाव जो है, अभिव्यक्ति जो है, उसे स्वतंत्र रूप से सीखने का, उसका माध्यम बना के सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपको खोजना है यहाँ पे प्रश्न है बालक, यहाँ पे बाल भाषा का शिक्षण, यानी इसका प्रयोग करके आप बालकों को, या फिर कह सकते हैं उसकी मातृभाषा का प्रयोग करके बालकों को सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को ऑप्शन में खोजना है यहाँ पे भाषा की समझ का विकास। दूसरा खोजना है आपको रचनात्मक लेखन प्रोत्साहन।
तीसरा आपको खोजना है सकारात्मक में आपको भाव अभिव्यक्ति की यहाँ पे स्वतंत्रता। चौथा खोजना है भाषा के विकास के शिक्षण। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे है पॉजिटिव, इसके आधार पे भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बहुभाषिक कक्षा का सम्मान। बहुभाषिक कक्षा का सम्मान होता है कि बालक जो होता है अपने परिवेश से हर एक प्रकार की भाषा लेके आता है, उन भाषाओं को माध्यम बना के आपको सिखाना है, न कि उसे नकारना है। तो ये भी आपको कहीं ऑप्शन में मिले, बहुभाषिक कक्षा का सम्मान करना, आप तुरंत सही करिएगा। छठा करा के सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी शुभोपली। ये आपको ट्रिक याद करना है। सबसे पहले सुनना आता है, फिर बोलना आता है, फिर पढ़ना आता है, फिर लिखना आता है। इन चारों कौशल पर जोर देना है कि बालक को किस प्रकार से सिखाना है। अगर इसमें से कोई भी आए, यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों का अगर आप प्रयोग हुआ है तो आप उसे सही करेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे सातवां कह रहा है कि आशय ग्रहण करने पर बल, या मतलब कह रहा है कि बालक जो कहता है उस पर बल देना, यानी उसके भाव विचारों को यहाँ पे रख कर उसे समझाने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से वो किसी बातों को सीखता है। ग्रहण करने का मतलब होता है यहाँ पे बालक उसे किस प्रकार से अपने रूप में ढालता है। नेक्स्ट कह रहा है हमारे यहाँ पे मूल्यांकन की विविधता। मूल्यांकन की विविधता मतलब होता है कि हर बालक जो होता है अलग अलग तरीके से अंकों को प्राप्त करता है, या फिर उनके मूल्यों का अंकन किस प्रकार से बालक सीख रहा है, इस प्रकार पे हम क्या कर सकते हैं, उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। विविधता जहां पर भी नजर आए उसे सही करिएगा। नेक्स्ट करा प्राकृतिक भाषा अधिकरण, मतलब क्या है, उसके परिवेश से जोड़कर उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन में है तो आप लोग सही करेंगे, इतना याद रखिएगा। अगर हम बात करें 10वीं पॉजिटिव यहाँ पे टैगवर्ड की, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। बालक जो भी आपसे प्रश्न पूछे उसे तुरंत उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। शांत करेंगे तो बालक आपसे फिर से प्रश्न पूछेगा, इससे क्या होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अगर कुछ भी उसके मन में है तो वो आपके सामने बेहिचक रखेगा, अगर उसकी पहले बातों को आपने सम्मान पूर्वक रख कर उसे यहाँ पे उसकी भावनाओं को या फिर उसकी बातों को स्वतंत्र रूप से आपने यहाँ पे ग्रहण किया। नेक्स्ट करा साहित्यिक अभिरुचि का विकास। कह रहा है कि बालक अपने परिवेश में जो भी सांस्कृतिक क्रियाएं हैं उसको लेकर आता है तो उसके माध्यम से सिखाने का प्रयास करना है, विकास करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे सार्थक पाठन चयन, माने जो भी पढ़ाएं आप शुद्ध पढ़ाएं, इतना याद रखिएगा, जो भी पढ़ाना है शुद्ध पढ़ाना है। नेक्स्ट कह रहा है बाल केंद्रित भाषा शिक्षण, यानी बालकों के अनुरूप आपको शिक्षण देनी है ताकि बालक वहां पे सीख सके। नेक्स्ट कह रहा है 14वां की भाषा के उपयोग का अवसर। अवसर अगर प्रश्न में नजर आए तुरंत सही करिएगा, हर एक प्रश्न से बढ़कर ये प्रश्न है अवसर। अगर बालकों को जितना अवसर देंगे उतना क्या करेगा, सीखेगा। यहाँ पे कहा कि भाषा का उपयोग का अवसर, मतलब बालक जिस प्रकार से भी जिस माध्यम से भी सीखना चाहता है उसका सम्मान करें या फिर अवसर दें। यहाँ पे कह रहा है कि नाटक प्रस्तुतिकरण या संवाद, यानी कह रहा है कि कहानी कथन पर यहाँ पे क्या करना है, आपको बल देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 16वें टॉपिक्स पे जो कि आपका पॉजिटिव है, इसके बाद हम नेगेटिव 20% पे बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कहानी, कविता, निबंध के माध्यम से शिक्षण। कहानी कहेंगे तो बालक तर्क करेगा, कविता कहेंगे तो उसके अंदर घुल मिल जाएगा, निबंध कहेंगे तो अपने उसमें ढालेगा। इस प्रकार से ये भी आपको नजर आए, कहानी, कविता या फिर निबंध के माध्यम से शिक्षण अगर नजर आए तो आप सही करिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 7वां की बोलचाल की भाषा या फिर में शिक्षण। कह रहा है कि जो भी बोली जा रही है उसके परिवेश में भाषा, उसको यहाँ पे सिखाने में शिक्षण का प्रयोग इसका करें ताकि बालक सीख सके। नेक्स्ट कह रहा है हमारे यहाँ पे 18 का, कह रहा है कि 18 का और यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर किस प्रकार से सीखना है, कह सकते हैं कि आमोद प्रमोद कर सकते हैं। बालक समूह में किस प्रकार से सीखता है इसका क्या करें, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि शब्दावली विस्तार पर जोर, यानी जितने अच्छे से आप लोग बातों को रखेंगे बालक उतने अच्छे से सीखेगा। 20वां कह रहा है पॉजिटिव की भाषिक विविधता को सम्मान देना। किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म किसी भी जाति से बालक आता है तो उसके जो बात है उसको सभी को एकजुट होकर सीखना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि उनके भाषा को महत्व बनाकर, माध्यम बनाकर और अगले बालक को सिखाना चाहिए। अगर हम बात करें नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट पे, यानी सकारात्मक नकारात्मक प्रश्न पे अगर बात करें, अगर आपको ढूंढना है तो शुद्धता पर अधिक जोर, जहां पर भी जोर दे वो आपका गलत होगा। व्याकरण त्रुटि दंड, ये दंड देना त्रुटियों की या फिर व्याकरण नियम जो होता है 6 से लेकर 8 से ऊपर के लिए होता है, तो त्रुटि और दंड देना ये आपका नेगेटिव है। रटना आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, इसे भी काट दीजिएगा। अधिगम को बढ़ावा देना अगर नजर आए तो आप काट दीजिएगा। मातृभाषा की उपेक्षा, उपेक्षा नहीं अपेक्षा करेंगे। अपेक्षा का मतलब है कि मातृभाषा में जितना बालक सीखेगा उतने अच्छे से उसको ज्ञान प्राप्त होगा या फिर उसका पाठ्यम बनाएंगे। नेक्स्ट करा कि भाषा, यहाँ पे एक भाषा नीति, एक भाषा किसी एक पर ही बल दे रहा है, क्या करा है, बल दे रहा है, तो ऐसे शब्द आए तो आप काट दीजिएगा तुरंत। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है,
ये देखिए आपको मिल सकते हैं हिंदी में। साहित्यिक भाषा की जबरन ला दी गई जटिलता, यानी जबरन नहीं ला सकते हैं, आप कर सकते हैं व्याकरण के नियम के अनुसार ही पढ़े। तो व्याकरण जो होता है 6 से लेकर 8 तक होगा। अगर 6 में पूछा ये प्रश्न तो याद रखेगा यहाँ पे जटिलता होगी, लेकिन अगर 1 से लेकर 5 तक ये प्रश्न पूछता है तो इसमें आपको जबरन यहाँ पे ला दी गई जटिलता जो है ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट करा के 7वां, छात्रों को प्रश्न पूछने से रोकना। प्रश्न पूछने से रोकना नहीं है, तो असाइन नहीं करना है, उसे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ये भी ऑप्शन में आए आपको तो गलत कर दीजिएगा। 8वां करा सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रहे, बालक के परिवेश से जोड़कर घटनाओं के बाल शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर सिखाना चाहिए। नेक्स्ट करा हमारे यहाँ पे 9वां कि भाषा को केवल अंकों से आंकना चाहिए, नहीं, केवल शब्द दिया हो, अंकों से आंकने वाला दिया हो, यह आपका ऑप्शन क्या होगा, 100% गलत होगा। नेक्स्ट अगर बात करें 10वें का, तो 10वां हमारा कह रहा है कि गंभीरता के नाम पर रचनात्मकता को दबाना नहीं। गंभीरता का मतलब ये है कि आप उस पर किसी चीज को थोपेंगे। रचनात्मकता का मतलब होता है बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़कर सीखने का प्रयास कराएंगे। तो ये ऑप्शन में नजर आए, गलत कर दीजिएगा। नेक्स्ट मौन शिक्षण, यानी बालक जब बोलेगा ही नहीं तो सीखेगा, यानी बच्चे बोले नहीं, इस पर अगर आपको नजर आए तो ये गलत है। यहाँ पे 12 का करा कि भाषा में त्रुटियों को लेकर शर्मिंदी करना, यहाँ पे करा कि शर्मिंदा जो होता है बालक उसे नहीं करना है, ऐसे शब्द में आपको आए तो काट दीजिएगा। 13 का करा कि सिर्फ व्याकरण पर केंद्रित शिक्षण होनी चाहिए, नहीं, व्याकरण पे नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पे 14वां करा कि बाल साहित्य को अनदेखा नहीं कर सकते, इसके माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे। 15 का करा है रचना के बिना केवल पुनरावृत्ति, केवल शब्द दिया है, पुनरावृत्ति बार बार दोहराने की बात कर रहा है, तो ये गलत होगा आपको। तो ऑप्शन में आप लोगों को क्या खोजना है, गंभीरता के नाम पर रचनात्मकता को दबाना, मौन शिक्षण, भाषा में त्रुटियों को यहाँ पे शर्मिंदा करना, और यहाँ पे व्याकरण को केंद्रित मानना, और यहाँ पे बाल साहित्य को अनदेखा करना, रचनात्मक के बिना केवल पुनरावृत्ति करना, ये ऑप्शन क्या होगा आपका, 100% गलत होगा। अगर ये आप लोग सीख ले रहे हैं तो समझिए प्रश्न को आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे करा भाषा का आतंक पैदा करना, नहीं, किसी एक ही भाषा पर जोर नहीं देना है आपको, ये ऑप्शन में नजर आए, गलत है। बोली या लहजे में के आधार पर भेदभाव, अगर कोई बालक हिंदी बोल रहा है, कोई बालक संस्कृत में बात कर रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, इसके आधार पर अगर आप भेदभाव करेंगे तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। सभी की भाषाओं को सम्मान देना आपका कर्तव्य होगा। भावात्मक दृष्टिकोण की उपेक्षा करना नहीं होता है, अपेक्षा करनी होनी चाहिए। यहाँ पे 19 का करा कि केवल परीक्षा आधारित भाषा, केवल शब्द दिया है और परीक्षा पे आधारित हो शिक्षण, ये आपका गलत होगा। बालक के अनुसार होना चाहिए, किस प्रकार से बालक सीख रहा है उसका उपचार करके सिखाना चाहिए। यहाँ पे 20वां का करा कि भाषा शिक्षण को केवल एक विषय ही मानना चाहिए, नहीं, केवल नहीं, सर्वोपरि मानना चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने प्रश्नों पे। सबसे पहले आपको प्रश्न मिलेंगे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव शब्द आपको इसमें खोजना है। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना न भूलें। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं ईमानदारी से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास के लिए लाइक जरूर करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बता दें आपको, इस प्रश्न में आपको पॉजिटिव ढूंढना है। कह रहा है कि एक यहाँ पे शिक्षक बच्चों को कहानियां सुनाने और उन पर चर्चा करने के अवसर देता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो हो सकता है पहला कह रहा है कि बच्चों को चुप नहीं करा रहा है, अवसर दे रहा है, तो बालक को स्वतंत्र छोड़ेगा। दूसरा कह रहा है हमारे यहाँ पे कहानी शब्दावली रटवाना, रटवाना आपका नेगेटिव वर्ड है, गलत है। रचनात्मक भाषा विकास को बढ़ावा देना एकदम सही है, रचनात्मक आपने ऊपर ही देखा था पॉजिटिव में। पाठ्य पुस्तक के बाहर कुछ न होता है, पाठ्य पुस्तक आपने देखा था, वो भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। इसमें क्या ढूंढना था, चलिए यहाँ पे व्याख्या के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। बताया कि कहानियां बच्चों को कल्पना शक्ति या शब्दों को समझ और भावों की अभिव्यक्ति को मजबूत बनाती है सोचने में, और आपको खोजना था यहाँ पे रचनात्मक लेखन, भावों की अभिव्यक्ति, या फिर यहाँ पे बाल साहित्य। ऐसे पर ऑप्शन में तीनों आए, तीनों में से कोई आए तो आपका क्या होगा, सही होगा। अगर हम बात करें अब नेगेटिव पॉइंट पे, क्योंकि एक प्रश्न पॉजिटिव चलेंगे, एक नेगेटिव चलेंगे, ताकि आप समझ सकें और उत्तर दे सकें। यहाँ पे कहा कि यदि शिक्षक छात्रों की मातृभाषा को कक्षा में प्रयोग करने से मना करता है तो इसका प्रभाव क्या होगा। सभी बालकों की जो मातृभाषा उसको माध्यम बना के सिखाने का प्रयास करना चाहिए। पहला कहा कि भाषा कौशल में वृद्धि होनी चाहिए, गलत है। आत्मविश्वास को बढ़ावा नहीं, यहाँ पे रोक रहा है, इसका प्रभाव क्या होगा, प्रयोग करने से मना कर रहा है, तो ये सब तो पॉजिटिव है। छात्रों में हीन भावना
हो जाती है। एकदम सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही है। अगर इसमें आपको ढूंढना था तो क्या ढूंढना था, यहाँ पे कह रहा है कि मातृभाषा की उपेक्षा से बच्चे जो होते हैं असहज महसूस करते हैं और अधिगम प्रक्रिया में रुकावट होती है। खोजना था आपको मातृभाषा का उपेक्षा करना, जो कि मिल गया था। भाषिक भेदभाव भी अगर आता तब भी आपका क्या होता, सही होता। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे प्रश्न में, तो इसमें आपको पॉजिटिव खोजना है। याद रखिएगा, क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करना न भूलें। कह रहा है कि एक शिक्षक कविता पाठ के बाद बच्चों को उसकी भावनाओं और विचारों को साझा करने के लिए कहता है, ये किस प्रकार का बल है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बालकों से ये पूछता है कि आप क्या है इच्छा, या फिर आप कैसे सोचते हैं। इसमें उनको क्या करता है, बल देता है साझा करने के लिए एक दूसरे से। तो ये शुद्ध उच्चारण होगा, रचनात्मक व्याख्या होगा, पाठ्यक्रम पुस्तक को याद करना, और यहाँ पे कह रहा है व्याकरण सुधार होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का किसके साथ जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव खोजना है तो शुद्ध उच्चारण जो होगा, नहीं यहाँ पे रचनात्मक दिया है जो कि आपका पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसमें ढूंढना क्या था आपको, तो इसमें देखिए पहले व्याख्या में बताया गया कि जब बच्चा कविता के भाव समझता है और व्यक्त करता है तो वह भाषा के साथ भावात्मक रूप से जुड़ता है। इसमें खोजना था भाव की अभिव्यक्ति, यहाँ पे बाल भाषा कविता शिक्षण। तो आप लोगों ने ये सोचा था भाव की अभिव्यक्ति यानी रचनात्मक। तो राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ, दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न में आपको क्या खोजना था, निगेटिव। निगेटिव में अगर आपको खोजना है तो अगर एक शिक्षक केवल व्याकरण पर जोर देता है, केवल यहाँ पे कह रहा है कि किसी एक चीज पे जोर देता है, तो साहित्यिक अभिरुचि अनदेखी करता है। तो यह क्या दर्शाता है, पहला करा कि असंतुलित भाषा प्रयोग, संप्रेषणीयता का विकास, और चौथा तीसरा कराए रटन अधिगम, चौथा कराए कि रचनात्मक पोषण। देखिए रचनात्मक तो होगा नहीं, इतना याद रखिएगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे कहा है केवल व्याकरण पे ध्यान दिया है तो किसी एक ही पाठ्य पुस्तक पर बधा रहेगा। रटंत अधिगम होगा, क्योंकि व्याकरण पे ही जोर दे रहा तो बालक रटेगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। अगर हम बात करें इसमें ढूंढना क्या था, तो रटंत अधिगम साहित्यिक उपेक्षा आपको खोजनी थी। अगर हम बात करें पांचवें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करा कि शिक्षक छात्रों को दैनिक जीवन से जुड़े शब्दों से सूची तैयार करने को कहता है, इसका उद्देश्य क्या है। पॉजिटिव आपको खोजना है, कठिन शब्द से डराना निगेटिव है, शुद्धता पर जोर देना। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि जोर देना आपका गलत है, नेगेटिव वर्ड है। करा कि व्याकरण रटवाना आपका एक नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। शब्दावली विस्तार करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पांचवें का चौथा होगा। इसमें क्या ढूंढना था, देखिए प्रासंगिक शब्दों का अभ्यास, बच्चों की रोजमर्रा की भाषा में दक्षता होती है। टैग वर्ड में यहाँ पे शब्दावली विस्तार, और यहाँ पे खोजना था आपको बोलचाल की भाषा। इसके अंतर्गत अगर ये नहीं मिली होती तो शब्दावली विस्तार आपको मिल जाता। आगे बढ़ रहे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि छठा है। छठवां प्रश्न करा कि एक शिक्षक बच्चों को गलत उत्तर देने में पर कक्षा में अपमानित करता है, इससे क्या परिणाम होंगे। पहला करा है हमारा यहाँ पे बच्चे अच्छे उत्तर देंगे। देखिए बच्चे अच्छे उत्तर तभी देंगे जब आप उसके साथ सकारात्मक व्यवहार करेंगे। करा आत्मविश्वास बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर यहाँ पे कक्षा में गलत देते हैं, अपमानित करता है उसे शिक्षक। बच्चे बोलने से डरते हैं, देखिए बच्चे जो होते हैं बोलने से डरते हैं, अपमानित करेंगे तो भाषा कौशल में सुधार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या में बताया कि भय आधारित अधिगम से बच्चे संकोच करते हैं और उनके भाषा कौशल का विकास रुक जाता है। इसमें आपको अभिव्यक्ति की यहाँ पे शिक्षण खोजनी थी, या फिर दंड आधारित व्यवहार, क्योंकि उसमें डरा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही था। अगर हम बात करें सातवें प्रश्न की, तो सातवां प्रश्न करा है कि बच्चों की भूमिका निभाने में यानी रोल प्ले का अवसर देना किस प्रकार की अधिगम को बढ़ावा देता है। पॉजिटिव खोजना है, मौखिक अभ्यास नहीं होगा, याद रखेगा। सॉरी यहाँ पे क्या कहा है, एक मिनट, करा कि रोल प्ले करने की मौखिक अभ्यास होगा, सही है। निष्क्रिय श्रोता नहीं, एक तरफा अधिगम नहीं है, शुद्धता पर नियंत्रण नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। क्या खोजना था इसमें आपको, इसमें खोजना था भूमिका निभाने से बच्चों के आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें संवाद के वास्तविक संदर्भ से यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे नाटक प्रस्तुति और भाषा प्रयोग आपको ऑप्शन में खोजना था। अगर हम बात करें यहाँ पे आठवें प्रश्न की, तो आठवां प्रश्न करा कि यदि शिक्षक भाषा की सभी गलतियों में केवल शुद्धता हिंदी पर जोर देता है तो इसका असर क्या होगा। करा भाषा समझ में, देखिए नेगेटिव खोजना है, भाषा की समझ बढ़ेगी, पॉजिटिव है, इतना याद रखिएगा। इस आधार पे ये गलत है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता घटेगी, यही आपका नेगेटिव है। और यहाँ पे रचनात्मकता, ये पॉजिटिव है, इस आधार पे गलत है। छात्र अधिक सक्रिय होगा,
पॉजिटिव है, गलत है। इसमें पूछा है केवल शुद्धता पर जोर देता है तो इसका असर क्या होगा, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता घट जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। क्या खोजना था आपको यहाँ पे आठवें में खोजना था आपका शुद्धता का आतंक और अभिव्यक्ति की निषेधता। अगर हम बात करें 9वें प्रश्न की, तो 9वां देखिए हमारा यहाँ पे, इसमें आपको क्या खोजना है, इसमें खोजना है आपको पॉजिटिव। करा कि शिक्षक ने एक कविता के बाद बच्चों को अपनी खुद की कविता लिखने को कहा। यह क्या दर्शाता है? पहला करा कि अनुशासन सिखाता है, व्याकरण सुधार सुझाता है, रचनात्मक लेखन प्रोत्साहित करता है, पॉजिटिव है। रटन अभ्यास आपका निगेटिव है। कार्तिक जी का व्याकरण आपका सुधार करना, यह भी आपका निगेटिव है। अनुशासन सिखाता है, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 में का सही होगा। अगर हम बात करें इसमें ढूंढना क्या था आपकी, सबसे पहले व्याख्या की बात करें तो स्वयं कविता लिखने से बच्चों की कल्पना शक्ति और भाषा रचनात्मक का विकास होता है। तो यहाँ पे करा इसमें आपको रचनात्मक लेखन और स्व अभिव्यक्ति खोजना था। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि 10वां आपका है, ये हमारा कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक केवल किताब पढ़ाता है, नेगेटिव खोजना है। बच्चों को बोलने नहीं देता है। शिक्षक में केवल किताब पढ़ाता है यानी रटने पर जोर दे रहा है, बच्चों को बोलने नहीं देता है। तो ये किस प्रकार के शिक्षण विधियां हैं? संवादात्मक। देखिए जब आदान प्रदान होगा एक दूसरे से तो संवाद होगा, इस आधार पे ये गलत है। दूसरा करा क्रियात्मक भाषा शिक्षण, क्रियात्मक तो होगा नहीं, पॉजिटिव है। एक तरफा अधिगम होगा। राइट आंसर तीसरा आपका 10वें का सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है एक तरफा अधिगम बच्चों की सहभागिता नहीं होती जिससे भाषा अधिकरण में बाधित होती है। एक तरफा संवाद या फिर मौन अधिगम इसे माना जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का करा है कि एक शिक्षक ने छात्रों से उसके गाँव की बोली जानी कविताओं को सुनने को कहा। ये किसका अध्याय यहाँ पे उद्देश्य है? तो पॉजिटिव खोजना है। व्याकरण सुधार 6 से लेकर 8 तक, गलत है। मातृभाषा की उपेक्षा नहीं करना है, अपेक्षा करना है, गलत है। भाषिक विविधता को प्रोत्साहन देना, यानी सभी की भाषाओं को यहाँ पे कक्षा में सम्मान देना। यहाँ पे शुद्ध हिंदी सिखाना नहीं, यहाँ पे सिखा नहीं रहा है, उसके गाँव की बोली जाने वाली भाषाओं को यहाँ पे सुन रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। क्या ढूंढना था इसमें? उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। जब बच्चों की बोली या मातृभाषा को कक्षा में महत्व मिलता है तो वे आत्मविश्वास से जुड़ते हैं और भाषा को अपनाते हैं। यहाँ पे बहुभाषिकता खोजनी थी या फिर मातृभाषा को सम्मान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा इसका सही था। 12वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कराए नेगेटिव वर्ड खोजना है। कराए यदि शिक्षक केवल परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर केंद्रित रहता है और अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करता है तो यह किस प्रकार का? देखिए कह रहा है कि केवल परीक्षा से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर केंद्रित है, यानी किसी एक पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित है और अभिव्यक्ति की नजरअंदाज करता है। तो क्या होगा? करा व्यवहार कुशलता, पाठ उन्मुखता, मूल्य आधारित शिक्षण, परीक्षा आधारित शिक्षण। तो नेगेटिव खोजना है, तो नेगेटिव इसमें जो होगा आपका यहाँ पे आपका चौथा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। परीक्षा आधारित है क्योंकि वो परीक्षा के माध्यम से, हमने आपको बताया था कि अगर ऑप्शन प्रश्न में जो मिल जाए वही ऑप्शन में भी मिल जाए तो आपका राइट आंसर होगा। बात करेंगे व्याख्या की, तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है कि भाषा शिक्षण में केवल परीक्षा तक सीमित रखना छात्रों की रचनात्मक को दबा देता है, अधिगम सतही हो जाती है, यानी ऊपर से ही निकल जाती है। केवल परीक्षा आधारित शिक्षण आपको खोजना था। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें 13वें की, इसमें बताया गया है पॉजिटिव शब्द। बच्चों को भाषिक गतिविधियां कराई जा रही हैं जैसे कि कहानी बनाना, संवाद लिखना, ये रचनात्मक के अंतर्गत आएगा। किस कौशल पर बल देती है? मौन अगर चुप नहीं है। रचनात्मक एकदम पॉजिटिव है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। शुद्धता पर यहाँ पे अनुशासन नहीं लगाना है, रटन तपद्धि नहीं करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे दूसरा सही होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर ही प्रश्नों को सॉल्व करना। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि रचनात्मक लेखन या फिर भाषा का प्रयोग आपको खोजना था। भाषा का प्रयोग करने से यहाँ पे अवसर मिलते हैं जो बच्चे स्वयं शब्दों और वाक्यों का निर्माण करके सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 14वें की, तो 14 का हमारा कह रहा है कि शिक्षक बोलता है, गलत उत्तर मत दो वरना उसके सामने डांट पड़ेगी। किस शिक्षण दृष्टिकोण को उदाहरण देता है? प्रेरक की, रचनावादी की, दंड आधारित की, और यहाँ पे कह रहा है कि सह अधिगम की। तो निगेटिव खोजना है, तो प्रेरक तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, रचनावादी पॉजिटिव है, दंड देना आपका निगेटिव है, और यहाँ पे सह अधिगम स्वयं से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है। राइट आंसर यहाँ पे नेगेटिव वाला यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो कह रहा है कि छात्र जब खुद से प्रश्न बनाते हैं और सोचते हैं, समझते हैं, संप्रेषण की क्षमता बढ़ जाती है। सक्रिय यहाँ पे सक्रिय खोजना था या फिर आपको संवादता और यहाँ पे सहभागिता खोजनी थी। आगे बढ़ते यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 15वें पे।
सॉरी, ये उसका ऑप्शन नहीं था, ये 15 का था। तो 15 में यहाँ पे कहा गया है कि एक शिक्षक बच्चों को स्वयं प्रश्न बनाने और एक दूसरे से पूछने के लिए विविध यहाँ पे गतिविधि कराता है। तो क्या दर्शाता है? मूक अधिगम, चुपचाप नहीं, नियंत्रण आधारित अधिगम नहीं, सक्रिय भागीदारता। पॉजिटिव है, शुद्धता पर जोर नहीं दे सकते हैं। राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा, जितने भी लोगों का आया है। अगर हम बात करें इसमें क्या खोजना था आपको, यहाँ पे संवाद, अधिगम, शिक्षण या फिर छात्र सहभागिता खोजनी थी। बात करेंगे यहाँ पे 16वें प्रश्न की, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। शिक्षक केवल मुहावरे याद करो, लोग यहाँ पे लोकोक्ति रट लो जैसी गतिविधियां करवाता है, इससे क्या, इसमें क्या कमी है? देखिए नेगेटिव खोजना है आपको, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आपका इसको आंसर देना है। करा कि अभिव्यक्ति में परिवृत्ता, संप्रेषण कौशल को विकास करना, रटंत अधिगम को बढ़ावा देना, साहित्यिक अभिरुचि की वृद्धि। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का कह रहा है हमारा, कक्षा में शिक्षक बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने और यहाँ पे अपनी राय रखने की अवसर देता है। इसका क्या उद्देश्य होगा? पॉजिटिव आपको खोजना है। करा कि केवल समाचार, नेगेटिव आपको है, गलत काट दीजिए। पाठ पढ़ने पर बाहर जाना, नेगेटिव है, काट दीजिएगा। चिंतन अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, पॉजिटिव है। करा कि समय व्यक्त करना, नेगेटिव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। क्या ढूंढना था आपको? उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या बताया कि ऐसी गतिविधियां जो बच्चों को समाज से जोड़ती हैं और उन्हें विचार प्रकट करने का आत्मबल देती है, ऐसे बच्चे क्या होते हैं? जल्दी सीखते हैं। यहाँ पे स्वयं अभिव्यक्ति खोजना था या फिर विचारों की अभिव्यक्ति खोजना था। अगर हम बात करें यहाँ पे 18वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, करा कि यदि इसमें नेगेटिव आपको खोजना है। करा कि यदि शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक पर प्रश्नों पर सीमित रहता है और अतिरिक्त प्रश्न पूछने से नाराज हो जाता है, तो किस प्रकार पर बल को यहाँ पे दर्शाता है? छात्रों में आत्मनिर्भरता नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। यहाँ पे करा कि संवेदनहीनता, संवेदनहीनता ही होगा आपका, नेगेटिव वर्ड है। रचनात्मक पोषण नहीं होगा। राइट आंसर 18 का जो जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे की व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया शिक्षक का ऐसा व्यवहार बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मक सोच को बाधित करता है। सही है, किसी एक पर ही बल देने के लिए आप कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरफा संवाद या फिर मौन शिक्षण, ये आपको खोजना था। बात करेंगे 19वें प्रश्न की। ये करा कि एक शिक्षक बच्चों में उसके अनुभव आधारित निबंध लिखने को कहता है, ये क्या दर्शाता है? देखिए आपको पॉजिटिव खोजना है। करा रचनात्मक लेखन के अवसर, अनुशासन लेखन, शुद्धता पर जोर देना, रटंत अपना। देखिए शुद्धता पर जोर देना भी आपका रटंत आपका नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कि अनुभव आधारित लेखन से भावात्मक रूप से जुड़ते हैं और उनके कौशल विकसित करते हैं। अनुभव आधारित लेखन या फिर स्व अभिव्यक्ति आपको खोजना था। अगर हम बात करें आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा है कि यदि भाषा को केवल एक विषय मानकर पढ़ाया जाए और उससे सौंदर्य भाव और या फिर संवाद ध्यान में रखा जाए तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव खोजना, याद रखिएगा। व्यवहारिक भाषा शिक्षण, परीक्षा उन्मुख शिक्षण, समग्र भाषा शिक्षण, सृजनात्मकता। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक, कमेंट बॉक्स में देकर। और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों की कैसी लगी। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। तो आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रश्नों को रखे गए थे, ताकि आप टैग का प्रयोग करके आप प्रश्नों को नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड में देखकर छाट सके। क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन थी। अगली क्लास आप लोगों की संस्कृत पे चलाई जाएंगी इसी आधार पर, फिर इसके बाद मैराथन क्लास चलाई जाएंगी। एग्जाम से पहले जितने आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परम एजुकेशन पे। आज बात करने वाले हैं सीटेट 2025-26 में होने वाले एग्जाम से संबंधित हिंदी के मैराथन क्लास होने वाले हैं, जो कि आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कम से कम 6 से 7 नंबर देने के वाले हैं। तो आज की क्लास में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आज आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद, या फिर सुपर चैट का प्रयोग करके आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसके पहले टॉपिक से। अगर भाषा से प्रश्न आपके बनते हैं, तो भाषा में आप लोगों को क्या क्या ढूंढना है? सबसे पहले बात, अगर भाषा से आपके प्रश्न पूछते हैं तो इसमें आपको खोजना है नियमबद्ध व्यवस्था। अगर दिया है तो आपका एकदम आंसर सही होगा। व्यवहारिक कुशलता के साथ भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए, ये भी अगर ऑप्शन में दिया है तो ये भी आपका क्या होगा? संदर्भ में आपका सही होगा। यहीं पे अगर विभिन्न संदर्भ में बात करता है भाषा का प्रयोग अगर दिया है, तो ये भी ऑप्शन आपके क्या होगा? सही होगा। मातृभाषा में शिक्षा का भाषा का
अधिक प्रयोग करना, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे मातृभाषा यानी जो भी बालक की भाषाएं हैं उसके घर परिवेश में बोली जा रही है उसका प्रयोग करके आप शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा तुरंत। ठीक, तो आप लोगों को भाषा में क्या क्या ढूंढना है? नियमबद्ध व्यवस्था ढूंढना है, व्यवहारिक कुशलता ढूंढना है, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग और मातृभाषा में शिक्षा का भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना, ये आपको ऑप्शन में ढूंढना है। अगर ऑप्शन में इतने आपको नजर आ रहे हैं, इतने आपको नजर आ रहे हैं तो समझिए आपका ऑप्शन सही होगा, तुरंत ढूंढिएगा। अगर वहीं पे अगर आपके भाषा अर्जन से बात करता है तो भाषा अर्जन में आपको क्या ढूंढना है? भाषा अर्जन में आपको क्या ढूंढना है? तो भाषा अर्जन में अगर दिया है तो भाषा अर्जन तो पहले ही अगर आ जा रहा है तो आपका सही होगा। अर्थ ग्रहण करना अगर आ रहा है तो सही है, स्वाभाविक आपका आ रहा है तो भी सही है, सहज प्रयोग करना आपका आ रहा है ऑप्शन में तो भी सही है, अनुकरण करना आपका क्या है भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगा, और मातृभाषा अगर ऑप्शन में नजर आ रहा है तो आपका सही होगा। तो आप लोगों ने देखा भाषा अर्जन के अंतर्गत आप लोगों को भाषा अर्जन, अर्थ ग्रहण, स्वाभाविक और सहज प्रयोग, अनुकरण और यहाँ पे मातृभाषा आपको ढूंढना है। लेकिन अगर हम बात करें कि अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना, इतना आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अर्जन जो होता है स्वाभाविक तरीके से होता है। जैसे में आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक पेड़ दिखा, आपने उसे अपने माइंड, एक नया पेड़ दिखा, आपने उसे अपने माइंड में बैठा लिया, बिना किसी दबाव के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी स्थान के, जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं वो अर्जन के अंतर्गत होगा। इसका प्रयोग बाद में आपको देखने को मिल सकता है, तो ये हो गया आपका अर्जन। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे भाषा अधिगम क्या होता है? भाषा अधिगम जो होता है प्रयासपूर्ण, यानी किसी चीज़ के उद्देश्य के लिए होता है, इच्छा की पूर्ति के लिए होता है, द्वितीयक भाषा और अनुवाद के रूप में होता है। तो आप लोगों को अगर ऑप्शन में नजर आए प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण, द्वितीय भाषा और अनुवाद अगर आ जाए तो समझिएगा ये क्या है, आपके अधिगम है। अर्जन जो होता है स्वतः ही हो जाता है, अधिगम जो होता है आपको किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थान, समय और यहाँ पे किसी दूसरे के माध्यम से सीखना होता है। लेकिन अगर वहीं पर बात करें भाषा शिक्षण की, तो भाषा शिक्षण होती क्या है? भाषा जो होती है, भाषा सीखना जो होता है, भाषा शिक्षण जो होता है, भाषा शिक्षण सीखने के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? भाषा का प्रयोग, रचनात्मकता, मौलिकता और यहाँ पे घर की भाषा व स्कूल की भाषा को समान रूप से सीखना, ये आता है आपके भाषा शिक्षण के अंतर्गत। भाषा शिक्षण के अंतर्गत आपको क्या सीखना होता है? प्रयोग करना, रचनात्मकता, मौलिकता और घर की और यहाँ पे भाषा व स्कूल की भाषा को सीखना आपके लिए उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? आपके भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों ने देखा कि अर्जन जो होता है स्वतः होती है, अधिगम जो होता है किसी प्रयास के लिए पूर्ण होती है, प्रयासपूर्ण होती है और किसी द्वितीयक के द्वारा होती है। लेकिन भाषा शिक्षण जो होती है ये आपको किस में देना है? आपको ये भाषा सिखाने के लिए होनी चाहिए भाषा शिक्षण, और इसका प्रयोग जो होते हैं रचनात्मक मौलिकता के लिए होनी चाहिए। अगर वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे भाषा प्रयोग के विविध और वैविध्यपूर्ण परिवेश, सबसे पहले यहाँ पे भाषा प्रयोग के विविध जो है और यहाँ पे वैविध्यपूर्ण परिवेश, इसमें क्या है? बालक के जो परिवेशी में यहाँ पे बातचीत है, उसका जो बोलचाल है, उसको माध्यम बना के आप क्या करेंगे? एक दूसरे को सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे बालक एक दूसरे की भाषा को बेहतर तरीके से सीख सकता है। लेकिन वहीं पे अगर ऑप्शन में नजर आए भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों को ढूंढना है ऑप्शन में प्रिंट समृद्ध परिवेश, लिखी छपी सामग्री, सामग्री का अर्थ समझना, ये होता है आपका भाषा शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत। आप लोगों को अगर पूछेगा कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो आप लोग तुरंत ढूंढिएगा प्रिंट समृद्ध परिवेश, लिखी छपी सामग्री, अर्थ समझना, इसका ये होता है आपका भाषा शिक्षण के उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग किस प्रकार से कराना है आप लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिव्यक्ति की कुशलता होनी चाहिए, अवसर होनी चाहिए, वातावरण परिवेश होनी चाहिए, पढ़ना अर्थ ग्रहण करना होना चाहिए, भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए, विविध और वैविध्यपूर्ण परिवेश होना चाहिए, और यहाँ पे नेक्स्ट करा है विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता होनी चाहिए और सीखने का अवसर। अब इसको किस प्रकार से आप लोग देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अभिव्यक्ति की कुशलता, यानी जब तक व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर न हो उसे मोटिवेशन करें। दूसरा हमारा करें अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए क्या करें, उसे अवसर दें बालक को। वातावरण और परिवेश, जहाँ पे शांत वातावरण होगा वहाँ पे बालक बेहतर तरीके से सीखेगा, और जैसा उसका परिवेश होगा वैसे ही उसकी क्या होगी, उसकी रवैया होगी। नेक्स्ट करा पढ़ना। पढ़ना का अर्थ होता है अर्थ ग्रहण करना, यानी बालक को सिखा रहे हैं तो उसके साथ में उसके अर्थ को भी समझाएं ताकि बालक सीख सके। भाषा का प्रयोग, किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये भी बालक को आपको सिखाना पड़ेगा। अगर ऐसे ऑप्शन नज़र में आ रहे हैं तो आपका सही होगा। नेक्स्ट करा विविध व वैविध्यपूर्ण परिवेश, यानी किस प्रकार से विविध मतलब है कि अनेक जो वहाँ पे परिवेश हैं उसको एक साथ मिलाकर सभी को समान ज्ञान देना। नेक्स्ट करा विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता, यानी ऐसे आपके विचार होने चाहिए बालक के होने चाहिए जिसमें क्या है नए चीज़ों का यहाँ पे सृजन कर सके, यानी नए चीज़ों का निर्माण करके उसका प्रयोग करे। नेक्स्ट करा है कि सीखने का अवसर, सीखने के लिए अवसर आपको देना बहुत ही जरूरी है। अगर ऑप्शन में नजर आए तो आप सही करेंगे। सीखने का अवसर क्या होता है कि बालक करते करते कोई कार्य को सीख रहा है, उस पर
दबाव न दिया जाए, स्वयं ही कहा जाए कि इस शब्द को ढूंढिए और किस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे प्रयोग करने से बालक का जो है तार्किक बुद्धि विकसित होगी। नेक्स्ट आपके हैं टैग वर्ड। टैग वर्ड में आपको क्या क्या ढूंढना है? सबसे पहले आपको सहयोग खोजना है। अवलोकन अगर नजर आए तो आपका सही होगा। करके सीखना, ये भी आपका सही होगा। चर्चा परिचर्चा के द्वारा सीखना, ये भी आपका सही होगा। यहाँ पे निरीक्षण विधि द्वारा है, आपका सही होगा। यहाँ पे परिवेश से जुड़कर सिखाने के लिए होनी चाहिए, तर्क आधारित होनी चाहिए और शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया होनी चाहिए। किस प्रकार से होनी चाहिए? बालक और छात्र और सभी शिक्षकों को एक साथ मिलकर किसी कार्य को करना चाहिए सहयोग के द्वारा, ठीक है। एक दूसरे का यहाँ पे क्या है, ज्ञानार्जन करना चाहिए। अवलोकन यानी दिखाकर किसी चीजों को सिखाने से बालक का ज्ञान क्या होगा, अस्थायी हो। अवलोकन मतलब बालक को किसी भ्रमण चीज पे ले जाएं, ठीक है, दिखाने के लिए ले जाएं, उससे बालक देखकर अच्छे तरीके से सीखेगा। करके सीखना, बालकों को खुद से करने के लिए प्रेरित करें। चर्चा और परिचर्चा, कोई भी अगर प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न में क्या है, सभी लोगों को सामूहिक रूप से रख के क्या करें, उस प्रश्न पे विचार करने के लिए कहें, चर्चा करें। तो इससे क्या होगा, बालक में सीखने की जिज्ञासा और बढ़ेगी। निरीक्षण विधि यानी कि मान लीजिए कोई यहाँ पे पौधा है, पौधे को क्या है आपको सिखाना है, तो बालक को कहेंगे जाओ पेड़ को देख कर आओ, तो बालक जाएगा उस पेड़ को देखेगा तो कहेंगे कि क्या क्या देखा, तो बालक कहेगा कि उसकी जड़ें देखी, यहाँ पे डालें देखी, पत्तियां देखी, फूल देखें, फल देखे। इस तरीके से क्या है, बालक का ज्ञान भी अस्थायी होगा। परिवेश से जोड़कर, बालक के परिवेश में क्या है उससे जोड़कर पढ़ना है। जैसे में क्या है कि घर की भाषा को माध्यम बना के विद्यालय की भाषा को जोड़कर सिखाना चाहिए, बालक को अच्छे से आ जाएगा। तर्क का आधारित, कोई भी ऐसा टॉपिक्स उठाएं जिसपे बालक तर्क करे कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और हुआ है तो कैसे हुआ है। ऐसे तर्क आधारित प्रश्न पूछेंगे तो बालक का भी ज्ञान यहाँ पे अस्थायी होगा। यहाँ पे नेक्स्ट करा है शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया, दोनों को मिलकर किसी कार्य को करने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए, जिससे क्या है दोनों परस्पर क्रिया करके सीख सकें। ठीक, इतना आपको खोजना था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टैग वर्ड। नेक्स्ट है बालक के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, बालकों से यहाँ पे जोड़कर शिक्षा होनी चाहिए जो कि बालक के भविष्य के लिए होनी चाहिए। एकीकृत शिक्षा होनी, सभी को मिलाकर होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में नजर आ रहा है एकीकृत शिक्षा यानी सामाजिक विज्ञान, आपका भूगोल, इतिहास, हिंदी, ये सब जोड़कर अगर आ रहा है तो आप समझिए एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आ रहा है। ये आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। आगमन विधि का आधारित हो, आगमन विधि का मतलब होता है किसी चीज को दिखाकर उस पर क्या है आप बात करें, विचार करें। इससे क्या है बालक का ज्ञान, जैसे क्या है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, एक साइकिल मिला, साइकिल दो पहियों पे चलती है, ठीक है, साइकिल दो पहियों पे चलती है, तब बालक सोचेगा कि ये दो पहियों पे कैसे चल रहा है, तो ये देखा है बालक पे, इस पे क्या करेंगे आप प्रश्न पूछेंगे तो आप बालक को समझा सकते हैं। मातृभाषा का प्रयोग करें, बालक के जो घर की भाषा है उसका प्रयोग अगर बालक कर रहा है विद्यालय में तो उसकी भाषा को प्रयोग करके ही बालक को सिखाएं कि किस, जैसे बालक घर पे देखा है 2 सेव, ठीक है, 3 सेव, 4 सेव देखा है तो कहेंगे सेव देखा है, बालक कहेगा कि हाँ। अब कहेंगे उसे जोड़ के दिखाओ, तो बालक के घर की भाषा को जोड़कर उसका माध्यम बना के जो दिखा है सीखा है उसका भी हम क्या करें प्रयोग करके सिखा सकते हैं। अन्वेषण मतलब होता है खोज, ह्यूरिस्टिक विधि मतलब ये होता है खोज। ये सभी क्या है आपके एक ही है, या तो आपको अन्वेषण मिलेगा, या तो खोज विधि मिलेगा, या तो ह्यूरिस्टिक विधि मिलेगी। ये ऑप्शन तीनों नजर आए आपको प्रश्न में तो आप सही कर लीजिएगा। वहीं पे हमारा कह रहा है बालक को महत्व देना, सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बालक को अधिक महत्व देंगे, शिक्षक को नहीं, बालक को केंद्र में रखेंगे आप। सामग्री यहाँ पे सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जैसे चार्ट हो गया आपका, कोई चीज वस्तु दिखाकर कैरिकुलम का प्रयोग करके आप उसे सिखाएंगे, टीएलएम का प्रयोग करके। ठीक, नेक्स्ट आपका खेलकूद आधारित शिक्षा यानी खेल खेल में बालकों को सिखाने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन में नजर आ रहा है तो सही है। सबसे महत्वपूर्ण थी आपकी कि बालक केंद्रित होनी चाहिए, एकीकृत ऑप्शन में नजर आए सही कर दीजिएगा। आगमन विधि का प्रयोग करके अगर दिखा रहा है ऑप्शन में तो आप सही करिएगा। मातृभाषा का प्रयोग करने की बात करा तो सही है। अन्वेषण, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि ये आपका नजर आए तो आपका सही होगा। बालक को महत्व देंगे, शिक्षक को नहीं देंगे, याद रखिएगा हमेशा केंद्र में बालक को रखेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है तो आप सही करेंगे। खेल खेल में सिखाने का प्रयास करेंगे, ऐसा ऑप्शन में आए तो आप सही करेंगे। वहीं पे अगर नेक्स्ट आ रहा है कि कहानी विधि का प्रयोग करके अगर सिखाने का प्रयास हो तो आप ऑप्शन में सही करिएगा। शिक्षा व्यवहारिक हो और प्रोजेक्ट विधि पर आधारित हो। ऐसे अगर हो, प्रोजेक्ट मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए बालक को दे दे, चाहे घर से करे चाहे विद्यालय में करे, तो उस पर वो लगा रहेगा और सोच कर उस कार्य को करेगा। शिक्षा व्यवहारिक हो, उसकी जीवन से जोड़कर होनी चाहिए ताकि बालक अच्छे से समझ सके। प्राथमिक स्तर पर आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब दिखाकर, वहीं पर बालक को महत्व देंगे और कक्षा में विभिन्नताओं को यहाँ पे संसाधन के रूप में, देखिए प्राथमिक स्तर पर आगमन का और यहाँ पे उच्च कक्षा में आप निगमन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कक्षा में विभिन्नताओं को संसाधन के रूप में, जैसे 4 बालक है, चारों की भाषा अलग है, तो चारों को भाषा का प्रयोग करके आप बालक को सिखाएंगे तो चारों की भाषा जो है एक दूसरे को समझ में आ जाएगी। तो यानी जो बालक है उसकी भाषा का प्रयोग करके आप सिखाने का प्रयास करेंगे, एक माध्यम बना लेंगे सिखाने का। वहीं पे अगर भाषा कौशल कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा भाषा के 4 कौशल होते हैं। शुभोपली, याद रखिएगा कौन कौन से हैं, शुभोपली। भाषा के 4 कौशल होते हैं शुभोपली, जिसमें से पहला आता है सुनना, दूसरा आता है बोलना, तीसरा आता है पढ़ना, तीसरा चौथा आता है लिखना। बालक जब सीखेगा क्या है,
बालक जब यहाँ पे सुनेगा तो सुनने के बाद क्या करेगा, वो बोलने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? बोलने का प्रयास करेगा, फिर पढ़ेगा कि ये लिखा क्या है, फिर इसके बाद लिखने का प्रयास करेगा। यानी शुभोपली लिखने का जो तरीका है, यहाँ पे भाषा के यहाँ पे जो आपका पूछा है कि भाषा के कौशल कितने, तो 4 हैं। शुभोपली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इतना याद रखिएगा, आपके 1 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो लाइक भी जरूर करिएगा और हाइप का प्रयोग करिएगा। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एक बटन होगा हाइप का, उसका प्रयोग करके मोटिवेशन हमारा बनाए रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, भाषा का शिक्षण। भाषा शिक्षण क्या है? तो सबसे पहले भाषा शिक्षण होता क्या है? बालक जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। भाषा को बालक को ना तो समाज के बारे में पता होता है, न ही समाज की जो बुराइयां हैं, अच्छाइयां, उसके बारे में पता होती है। भाषा जन्म के समय बालक केवल उत्तेजना के साथ जन्म लेता है, यानी हाथ पैर फेंकता है। जन्म के बाद बालक सर्वप्रथम कृदंत करता है, अर्थात की आवाज़ निकालता है या फिर रोता है। दूसरा हमारा कह रहा है कि जन्म के बाद से ही रोने के क्रम से ही बालक में यहाँ पे व्यक्तित्व भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। कोई बालक जोर से हंसता है, कोई धीरे से, कोई यहाँ पे किसी दूसरे तरीके से हंसता है, रोता है, इस तरीके से होता है। तो आप लोग भाषा जो शिक्षण है उसका मतलब ये है कि बालक जन्म के समय न तो सामाजिक होता है न तो असामाजिक होता है। जन्म के बाद बालक केवल उत्तेजना से होती है और उसके अंदर, और जन्म के बाद बालक में सर्वप्रथम कृदंत करना आता है, यानी बोलने की जो क्रियाएं होती हैं, की आवाज़ निकालता है। जन्म के बाद से ही बालक रोने के क्रम से ही बालक में व्यक्तित्व भिन्नता आ जाती है। कौन सा बालक किस प्रकार से रो रहा है, कौन सा बालक कैसा है, इसमें भिन्नता आ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे करा कि यहाँ पे बल बलाने, याद रखिएगा, बल बलाने के द्वारा बालक अपने भावों विचारों को व्यक्त करता है। यानी अपने जो छोटा बालक होता है, आप देखेंगे हाथ पैर फेंकता है, कुछ आवाज़ें निकालेगा, बू बू करके निकालेगा। और यदि प्रश्न में ये उठे कि शब्द उठता है कि प्रश्न में वर्ड सबसे पहले बालक क्या आता है, तो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि बालक में सर्वप्रथम विचारों के रूप में शब्द आते हैं, मनोभाव के में आते हैं, ना कि वाक्य के वर्णों के मात्र। सबसे पहले अगर प्रश्न बनता है कि बालक में सर्वप्रथम विचार के रूप में आता है, मनोभाव के आता है, लेकिन वाक्य और वर्ण के आदि के रूप में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा, यदि किसी परिवेश में द्वितीय, देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एक बनेंगे। यदि किसी परिवेश में द्विभाषीय अथवा बहुभाषिकता वातावरण है तो ऐसे परिवेश में रह रहे बालक की भाषा क्या होगी? तो ऐसे बालक की जो होगी मंद होगी। यानी कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं तो वो सभी भाषाओं को सीखेगा थोड़ा थोड़ा, इसमें वो क्या होगा, दक्ष नहीं होगा, मंद होगी। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, यदि किसी परिवेश में माता हिंदी और पिता अंग्रेजी बोलता है तो प्रारंभिक अवस्था में बालक की गति जो होगी वो कैसी होगी? तो मंद होगी। यानी सीखने की गति जो होगी यहाँ पे धीमी होगी कि माता की भाषा सीखा जाए या फिर पिता की भाषा सीखा जाए, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है, नेक्स्ट है भाव तथा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? आपका भाषा है। क्या है? भाषा है। भाषा शब्द का अशाब्दिक होती है, भाषा शब्द तथा अशाब्दिक होता है। भाषा जो शब्द है ये क्या है? अशाब्दिक होती है। अशाब्दिक भाषा को ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे इशारों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं, तो ये आपकी सांकेतिक होगी। बालक की प्रथम भाषा सांकेतिक होती है, अपने हाव भाव से यहाँ पे बुलाएंगे आपको। बालक की प्रथम पाठशाला उसकी तथा घर तथा उसकी शिक्षिका माँ होती है, इतना याद रखिएगा। प्रथम भाषा जो होती है आपकी घर की भाषा होती है, पाठशाला होती है। अगर पूछ दिया जाए कि बालक के प्रथम यहाँ पे शिक्षक कौन होता है, तो माँ होती है, माँ पिता होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स है, यहाँ पे टॉपिक्स में पूछा गया है किसी बालक की मातृभाषा तथा प्रथम भाषा अलग अलग भी हो सकती है तथा दोनों एक भी हो सकता है। जैसे अगर प्रश्न पूछता है कि क्या दोनों बालक की मातृभाषा और घर की भाषा, परिवेश की भाषा अलग अलग हो सकती है, तो हो सकती है। जैसे में यूपी में रह रहे बंगाल से आए हुए माता पिता से उत्पन्न पुत्र का मातृभाषा क्या होगी? बंगाली होगी, क्योंकि उसकी माता क्या यहाँ की है? बंगाल की है। वो आकर रह रहे हैं यूपी में, इसलिए उसकी मातृभाषा क्या होगी? उसकी बंगाली। यानी पहले जहाँ से आके दूसरे जगह रह रहे हैं तो पहले वाली ही उसकी मातृभाषा होगी, जबकि प्रथम भाषा उसकी हिंदी होगी, क्योंकि यहाँ पे उसके परिवेश में हिंदी बोली जा रही है, हिंदी बोली जा रही है। ठीक, इतना याद रखिएगा। मातृभाषा उसकी बंगाली होगी, लेकिन उसके परिवेश में जो बोली जा रही है वो उसकी प्रथम भाषा होगी। वाइगोस्की के अनुसार देखिए क्या बताया गया है कि वाइगोस्की ने कहा कि बालक अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। वाइगोस्की ने कहा है जो बालक है अपने बड़ों के साथ रहकर उसकी भाषाओं को सीखता है। नाम चोम्स्की ने कहा है कि भाषा अर्जन जन्मजात होती है, भाषा सीखने की जो क्रियाएं होती है जन्मजात होती है। नेक्स्ट वहीं पे कह रहा है कि नाम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन जन्मजात होती है, अर्थात बालक में भाषा सीखने की क्रियाएं जन्म से ही हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका है, आपका प्रश्न शुरू हो रहा है। अब सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, तो कह रहा है किसी भी भाषा का आधिकारिक प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो पहला कह रहा है कि शब्दों के अर्थ जानना,
उस भाषा के वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना और यहाँ कह रहा है उस भाषा का यहाँ पे व्याकरण जानना। तो आप लोगों ने ऊपर ही देखा कि उस भाषा की आधिकारिक प्रयोग करना ही आना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, उस भाषा पे अधिकार महत्वपूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं की बात क्या है, याद रखिएगा, निगेटिव और पॉजिटिव देखते हुए चलिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि पहला कर रहा है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, दूसरा कर बच्चों को विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, तीसरा कर बच्चों का आतंक करते समय उदार बनाना, और चौथा करा विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहले में बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। एक जो छोटा बालक होता है 1 से लेकर 5 तक, उसकी भाषाओं का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। बच्चों के विभिन्न प्रकार के दृश्य सामग्रियों का प्रयोग, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या कहा है, यहाँ पे नहीं की बात करा है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों के विभिन्न प्रकार के दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, एकदम करेंगे, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा करा बच्चों का आतंक करते समय अति उदार होना, यही आपका क्या होगा, सही होगा। राइट आंसर ये भी गलत होगा और यही सही होगा। तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों को उपलब्ध, ये भी आपका सही होगा। राइट आंसर आपका जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा करा है कि पढ़ने की संस्कृति में विकास के क्रम में डैश यहाँ पे पठन होगा, पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो पहला करा व्यक्तित्व की, स्वर की, मौन की, सामूहिक की। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे किसकी साइज जाएगा, तो यहाँ पे व्यक्तित्व की होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न चौथा है। चौथा हमारा देखिए क्या कर रहा है, भाषा के पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसका है, आकर्षण चित्रों का नहीं, पाठों के उद्देश्य पूर्ण चयन का, अभ्यासों की बहुलता की, अधिक से अधिक आप अभ्यास देंगे तो भी नहीं होगा, कागज की गुणवत्ता पे नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे पांचवा कह रहा है, लेकिन उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कह रहा है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कौन सी है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देना आपका नेगेटिव होगा, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ को बल देना। देखिए फिर बल दिया है, याद रखिएगा, फिर बल दिया है, लेकिन यहाँ पे भाषाई स्पष्ट को समझने के लिए बल देना, ये आपका सही होगा। बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने की बल देना नहीं। यहाँ पे कह रहा सभी भाषाओं का सिखाने पर बल देना नहीं। यहाँ पे क्या है, उसकी भाषा के विकास को स्पष्ट रूप से सीखने पर बल देना। देखिए आपको फंसा सकता है ऐसा प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न हमारा करा विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि पहला करा कि मानक वर्तनी के सम्यक ज्ञान मिलता है, दूसरा करा लेखन के विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, तीसरा करा समृद्ध भाषाई परिवेश मिलता है, चौथा करा है कि इससे व्यवहारिक नियमों और जानकारी प्राप्त होती है। तो छठे की अगर हम बात करें तो छठे का जो राइट आंसर जाएगा समृद्ध भाषिक परिवेश होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे कैसे होते हैं। तो पहला कह रहा है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, नहीं। स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं, देखिए स्वयं की अभिव्यक्ति की बात किया है, याद रखिएगा, जो अपनी भाषा लेकर आते हैं उसे स्वयं की अभिव्यक्ति कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे तीसरा कह रहा है आपका भाषा के व्यवहारिक नियम कैसे जान जाएंगे पहले कक्षा में आने से पहले, बालक, ये गलत होगा। तुला कर बोलते हैं, नहीं। राइट आंसर यहाँ पे स्वयं, जो स्वयं की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति उनकी भाषाएं, उसकी परिवेश की भाषा, उसे लेकर आते हैं पहली कक्षा में। 6 से ऊपर के बालकों का यहाँ पे एडमिशन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा कि आरती, विनीता, वैष्णव, संजय, दिलीप, कमलेश, पिंकी, पूजा, राधा अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करते हैं, करते हैं। आप क्या करोगे। पहला कह रहा है कि उन्हें ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखने के अभ्यास करने के लिए देंगे। दूसरा हमारा कह रहा है हमारा यहाँ पे उन्हें ड वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। तीसरा कह रहा है उन्हें सहायता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा कह रहा है उन्हें ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा। आठवें का जो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। उन्हें सहायता के साथ, यानी किस प्रकार से बोलना, किस प्रकार से सीखना है, के साथ अपने बातों को प्रोत्साहित करने के लिए करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नौवां हमारा करा प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला करा है विराम चिन्हों का ज्ञान, दूसरा करा पढ़ने में प्रभाव, तीसरा का अर्थ का निर्माण, चौथा करा है हमारा यहाँ पे बच्चों का मनोरंजन करना। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे।
10वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये करा भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। पहला करा कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, दूसरा करा बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, तीसरा करा है बच्चों की अनुशासन में रखना, चौथा करा बच्चों का मनोरंजन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 10वें का जो राइट आंसर हमें लग रहा है यहाँ पे राइट आंसर आपका जाएगा पहले के साथ जाएगा, क्योंकि कल्पना शक्ति का विकास करेंगे बालक बेहतर तरीके से सीखेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का करा प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय में आते हैं, जैसे अपनी ड्रेस, अपने अनुभव, विद्यालय को देखने पर अपने दृष्टिकोण आदि। पहला करा है समस्याएं, दूसरा यहाँ पे भाषा, तीसरा करा है पाठ्य पुस्तक, चौथा करा है कमियां। कमियां तो नहीं होंगी, पाठ्य पुस्तक तो लेकर नहीं आएंगे, भाषा और यहाँ पे समस्याएं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? भाषा के साथ आते हैं। अपनी अपनी भाषा यानी अपनी विभिन्न जो समाज में बोली जाने भाषाएं हैं उसको लेकर विद्यालय में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि आपका दूसरा है। इसमें कह रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। नहीं की बात क्या है इतना याद रखिएगा। पहला करा है कि वाद विवाद में बेझिझक होकर यहाँ पे बोलना, दूसरा करा है कि कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, तीसरा करा है कि अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, चौथा करा है बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा? देखिए 12वें का जो जाएगा कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। ठीक, तो आज की क्लास कैसी लगी? एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जाते जाते आप लोग क्या करिएगा, एक बार चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जुड़ने के बाद क्या करें, अधिक से अधिक क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि अगली क्लास में आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से लेके आया जाए, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छी स्कोर प्राप्त कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।